माँ, आप चिंता मत करो। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जरूर आपकी आंखों की रोशनी एक ना एक दिन वापस आ जाएंगी। ये कहानी है राजापुर नाम के एक गांव की, जहां पर किशन नाम का एक लड़का अपनी माता के साथ रहता था। उन दोनों को अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु सभी कठिन परिस्थितियों का सामना करके किशन की माँ ने किशन को पाला पोसा और आखिर में बीमारी के कारण उसकी माँ की आंखों की रोशनी चली गई। किशन को हमेशा अपने नसीब पर बहुत गुस्सा आता था। ऐसे ही एक दिन किशन तालाब के किनारे घूम रहा था, तभी उसका बचपन का मित्र बिरजू वहां पर पहुंच जाता है। कैसे हो बिरजू? बहुत दिनों के बाद आज तुम भी तालाब के किनारे पर। हम दोनों को मिल चुके तो काफी समय हो गया है ना? अरे किशन, मेरा तो सब अच्छा है दोस्त। तुम अपना बताओ, क्या चल रहा है आजकल? क्या कहूँ मित्र, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। समझ नहीं आता मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए थे जो इस जन्म में भुगतने पड़ रहे हैं। जरा तुम बताओ, तुम्हारा हाल क्या है? अरे किशन, ऐसा क्या हो गया है तुम्हारी जिंदगी में? सब ठीक तो है ना? और माता जी का हाल कैसा है? हाँ दोस्त, कैसे बताओ तुम्हें। दरअसल मैंने एक जमीन पर अच्छी खेती की थी, लेकिन उसकी फसल इतनी कम थी कि मैं घर का खर्चा तक उठा नहीं सकता। मैं नौकरी के लिए शहर भी जा नहीं सकता, क्योंकि अब किसी बीमारी के कारण मेरी माँ की आंखों की रोशनी भी चली गई है। बस मैं इन्हीं सब बातों से जरा सा परेशान हो गया हूँ। माँ की आंखों की रोशनी तो चली गई है, इसी वजह से वो भी बहुत परेशान रहती है। उसे हमेशा मेरे ही भविष्य की चिंता सताती है और एक मैं उसके बिना रह नहीं सकता। इसी कारण मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकता। मतलब तुम्हारे पास कोई काम है ना पैसा, और तुम्हें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, यही बात है ना? हाँ दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। पर मुझे अपनी समस्या का समाधान बहुत जल्दी ढूंढना है, ताकि मैं उन सारी समस्याओं से छुटकारा पाकर अपनी जिंदगी चैन से बिता सकूं। एक बात बताओ मित्र, क्या तुम उसे कर पाओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं बिरजू, बताओ जल्दी से। अगर तुम अपनी समस्या का हल जानना चाहते हो तो तुम्हें गांव के बाहर पहाड़ियों पर एक चमत्कारी वृक्ष है, उसे ढूंढना होगा। क्योंकि मैंने सुना है वो वृक्ष भाग्यशाली लोगों के अलावा और किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरी मानो तो तुम एक बार वहां पर जाकर देखो, और क्या पता तुम्हें वहां पर अपनी समस्या का समाधान मिल जाए। तुम वहां जाकर उस वृक्ष को अच्छे से ढूंढो और अपनी समस्या का समाधान पाओ। जरूर मैं तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा। वहां जाकर उस वृक्ष को ढूंढने की सारी कोशिश करूंगा और अपनी समस्याओं का समाधान पाऊंगा। इतनी बातचीत करके दोनों मित्र अपने अपने घर चले जाते हैं। अगली सुबह किशन ने अपनी माँ को अपना ख्याल रखने के लिए कहा और सावधानी परखने की सारी सूचनाएं दे दी। फिर किशन अपने मित्र बिरजू के कहने के अनुसार उत्तर की दिशा में पहाड़ों की ओर निकल पड़ा। ऐसे ही किशन उत्तर दिशा की ओर कुछ घंटों तक चलता रहा। चलते चलते किशन द्वारका नाम की एक महिला के घर के पास पहुंच जाता है। वो महिला घर के सामने ही खड़ी थी, इसीलिए किशन उसके पास गया। कौन हो बेटा तुम, और कहां से आ रहे हो? माता जी,
मेरा नाम किशन है, राजापुर से आया हूँ। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या आप मुझे खाना खिला सकती हो? हाँ ज़रूर, मैंने अभी अभी खाना तैयार किया है। अंदर आओ, मैं तुम्हें खाना देती हूँ। फिर उस महिला ने किशन को भरपेट खाना खिलाया। खाना खाने के बाद जब किशन ने उस महिला से आज्ञा ली, तब उसने कहा, अब यहाँ से निकलकर कहाँ पर जा रहे हो बेटा? माता जी, मैं अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए चमत्कारी वृक्ष के तलाश में निकला हूँ, जो उन पहाड़ियों पर है। अगर वो वृक्ष मुझे मिल गया तो मुझे अपने समस्या का कारण भी मिल जाएगा और समाधान भी। मैंने सुना है कि वो वृक्ष उसी को दिख जाता है जो समस्याओं से घिरे हुए होते हैं और भाग्यशाली होते हैं। अच्छा, तो क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? बताओ। अरे अरे, आप कैसी बात कर रही हो माता जी? आपने मुझ जैसे अनजान को खाना खिलाया, तो बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या बताऊँ बेटा, मैं बहुत परेशानी में हूँ। मेरी पुत्री अब शादी के उम्र की हुई है। वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन वो जन्म से गूंगी है। यही चिंता मुझे रात दिन खाई जाती है। हाँ माँ जी, पर वो है कहाँ? मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। वो अभी अपनी सहेलियों के साथ मंदिर गई है, बस आती ही होगी। अच्छा ठीक है माँ, बताइए मैं आपकी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? मुझे पता है कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम्हें वो वृक्ष जरूर मिल जाएगा। जब तुम अपने समस्याओं का समाधान उस वृक्ष से पूछ लोगे, हो सके तो मेरी बेटी की समस्या का समाधान भी उसी वृक्ष से पूछ लेना। मैं जरूर पूछ लूंगा माँ जी, और वापस लौटते समय मैं जरूर उस समस्या का समाधान आपको बताकर जाऊंगा। तुमने मेरे सर का बड़ा बोझ हल्का कर दिया। भगवान तुम्हें अच्छा स्वास्थ्य और लंबी उम्र दे। फिर किशन वहां से उस वृक्ष की तलाश में उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। किशन को चलते चलते शाम का समय हो जाता है। काफी समय से चलते चलते किशन थक जाता है और रात के समय आराम करने के इरादे से पास के एक घर का दरवाजा खटखटाने लगा। वो घर श्याम सुंदर नाम के एक बूढ़े व्यक्ति का था। अरे कौन हो तुम और कहाँ से आए हो बेटा? मैंने इससे पहले कभी यहाँ देखा तो नहीं है। जरा अपना परिचय करवा दो बेटा। दादाजी, मेरा नाम किशन है, राजापुर का रहने वाला हूँ। पहाड़ों पर किसी खास वजह से जा रहा हूँ। काफी देर चलते चलते मैं बहुत थक चुका हूँ। इस वक्त शाम भी हो चुकी है और कुछ ही देर में अंधेरा छा जाएगा। मुझे आश्रय की बहुत जरूरत है। क्या आप मुझे आज की रात यहाँ सोने की अनुमति देंगे? फिर उस बूढ़े आदमी ने किशन के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए भरपेट खाना खिलाया और अपने घर में आश्रय भी दिया। फिर खाना खाकर उस रात किशन उस बूढ़े आदमी के यहाँ सुकून से सो जाता है। अगले दिन यात्रा पर निकलने से पहले किशन उस बूढ़े आदमी से धन्यवाद करते कहने लगा कि दादाजी, आपकी मेहरबानी के लिए मैं आपका सच्चे दिल से शुक्रगुजार हूँ। लौटते समय मैं आपको जरूर मिलके जाऊंगा। धन्यवाद। अब मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। मैंने कोई उपकार नहीं किया है बेटा। मैंने तो सिर्फ एक राहगीर को खाना खिला के रहने के लिए आश्रय दिया है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम पहाड़ियों पर क्यों जा रहे हो? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमें भी बताते जाओ कि तुम कहाँ पर जा रहे हो। जरूर दादाजी, मैं अपनी समस्या का समाधान जानने के लिए उस चमत्कारी वृक्ष को ढूंढने
पहाड़ियों पर जा रहा हूँ, जो उस पहाड़ी के ऊंची चोटियों पर है। मैंने सुना है कि वो चमत्कारी वृक्ष हमारी सभी समस्याओं का हल कर देता है। हाँ बेटा, मैंने भी यही सुना है, और ये भी सुना है कि वो बहुत ज्यादा चमत्कारी है। लेकिन वह चमत्कारी वृक्ष सबको दिखाई नहीं देता। मैंने तो ये भी सुना है कि केवल भाग्यशाली लोग ही उसे देख सकते हैं। हाँ दादाजी, आपने बिल्कुल ठीक ही सुना है, परंतु मैं सिर्फ अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता, परंतु अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इतनी दूर जाना मेरी बस की बात नहीं है। यदि अगर वो वृक्ष तुम्हें मिल जाए तो क्या तुम मेरी समस्याओं का समाधान उस वृक्ष से लेकर मुझे बता सकते हो? हाँ जरूर दादाजी, यदि अगर वो वृक्ष मुझे मिल जाए तो मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान पूछूंगा। बताइए दादाजी, क्या पूछना है आपको उस वृक्ष से? बेटा, कई साल पहले मैंने मेरे बगीचे में एक नींबू का वृक्ष लगवाया था। वो वृक्ष तो लंबे समय से सिर्फ फूलों से ही भरा है, लेकिन आज तक एक भी नींबू उस वृक्ष को नहीं लगा। तुम उस वृक्ष से पूछना कि मेरे नींबू के पेड़ को नींबू लगने के लिए मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा। बस इतना ही पूछना बेटा। परंतु दादाजी, यह तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। अगर नींबू का वृक्ष आपको फल नहीं देता तो इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात है? और बेटा, बड़ी बात क्यों नहीं है? मुझे रोज रोज नींबू पानी पीने की आदत जो लगी है। मैं इस उम्र में इतनी दूर रोज रोज बाजार जाकर नींबू खरीद नहीं सकता। इसीलिए बगीचे में मैंने पौधा लगाया, लेकिन वो कोई फल ही नहीं दे रहा। बेटा, क्या तुम्हें नहीं लगता ये मेरे लिए कोई बड़ी समस्या है? अगर तुम्हें ऐसा कोई लगता नहीं तो कोई बात नहीं। अरे 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 दादाजी, इस दुनिया में तो हर किसी व्यक्ति के पास अपनी कोई समस्या है और हम सभी उसका समाधान चाहते हैं। ठीक है दादाजी, मैं यह सवाल जरूर उस चमत्कारी वृक्ष से पूछूंगा। फिर उस दादाजी से अनुमति लेकर किशन फिर से उत्तर की दिशा की तरफ निकल पड़ा। ऐसे ही कुछ समय किशन चलता रहा। उन पहाड़ी और किशन के बीच एक बड़ी झील थी। किशन चलते चलते उस झील के पास पहुंच जाता है। उस झील को कैसे पार करे, इस विचार से किशन उलझन में पड़ गया, क्योंकि उसे तैरना तो नहीं आता था। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है। वो पहाड़ तो मेरे सामने ही है, लेकिन समझ नहीं आता कि इस झील को कैसे पार करूं। इस झील को पार करने और पहाड़ों तक पहुंचने के लिए कोई पुल भी नहीं है। अब मैं क्या करूं, कैसे पहुंचूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये झील तो काफी बड़ी है। फिर किशन उस झील को कैसे पार करे, इसी विचार से झील के किनारे बैठ गया। वो अपने विचार में डूबा रहा। तभी एक सर्प उस झील से प्रकट होता है। यह सब दृश्य देखकर किशन बहुत ही भयभीत होता है। किशन को बुरी तरह से भयभीत देखकर वो सर्प एक स्त्री के आवाज में बोलने लगा। क्या हुआ युवक, तुम मुझे देखकर इतना डर क्यों गए? मैं तुम्हें यहाँ कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आई हूँ। घबराओ मत। ये बताओ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? उस सर्प साम्राज्ञी को देखकर किशन हैरान हो जाता है, परंतु उसकी ऐसी बातों से किशन का डर थोड़ा कम हो गया। अरे सर्प साम्राज्ञी, दरअसल मैं आपको देखकर बहुत डर गया था, लेकिन अब हैरान भी हूँ। युवक, दरअसल मैं यहाँ एक श्राप के कारण फंस गई हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी कहानी बताऊँ, तुम ये बताओ कि तुम यहाँ कैसे? हाँ सर्प साम्राज्ञी, मैं बताता हूँ। दरअसल मैं राजापुर से आया हूँ। मैं यहाँ उस चमत्कारी वृक्ष की खोज में आया हूँ, लेकिन मैं इस दुविधा में हूँ कि इतनी बड़ी झील की उस तरफ उस चमत्कारी वृक्ष तक कैसे पहुँचा जाए। मैं इसी विचार में खोया था, तभी आप मेरे सामने प्रकट हुई।
क्या तुम सच कह रहे हो? अगर तुम्हें वो वृक्ष मिल जाए तो क्या मेरी एक समस्या का समाधान पूछ लोगे? मैं हमेशा तुम्हारी आभारी रहूंगी। क्या कहा आपने? क्या आपको भी कोई समस्या है? बताइए, क्या समस्या है आपकी? बताती हूँ। मैं इस झील में पिछले 1000 वर्ष से फंस चुकी हूँ। कई कोशिश करने पर भी न जाने मेरे लिए स्वर्ग के द्वार नहीं खुलते। क्या तुम उस चमत्कारी वृक्ष से पूछकर मुझे इसका कारण बता सकते हो? और ये भी पूछना कि मुझे यहाँ से निकलने के लिए कौन सा उपाय करना पड़ेगा। अरे सर्प साम्राज्ञी, आप यह क्या बोल रही हो? आप यहाँ पिछले 1000 वर्ष से फंसी हो, लेकिन क्यों? और आपको श्राप देने वाला कौन है? मेरी बात सुनो। मैं अभी तुम्हें किसी भी सवाल का कोई उत्तर दे नहीं सकती, लेकिन उस चमत्कारी वृक्ष से मेरी समस्या का जवाब पूछकर मुझे बताओगे तो मैं अपनी पूरी कहानी तुम्हें बता दूंगी। हाँ जरूर, मैं उस चमत्कारी वृक्ष से आपकी समस्या का समाधान लेकर जरूर वापस आ जाऊंगा, लेकिन इस समय तो मुझे आपकी मदद चाहिए। बताओ युवक, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं इस झील को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। इतना भी कोई कठिन काम नहीं है। आप बस मुझे इस झील को पार करने में मेरी मदद करो, ताकि मैं उस पहाड़ी पर जाकर उस वृक्ष को ढूंढ सकूं और अपनी सभी समस्याओं का समाधान निकाल सकूं। बस इतनी सी बात। आओ मेरे शीर्ष पर बैठ जाओ। मैं तुम्हें झील के उस पार छोड़ देती हूँ। फिर उस सर्प साम्राज्ञी ने किशन को अपनी शीर्ष पर बिठा के नदी के उस पार छोड़ दिया। फिर किशन उस चमत्कारी वृक्ष को ढूंढने आगे के रास्ते निकल पड़ता है। किशन को वहां पर पहुंचते ही कई सारे एक समान वृक्ष एक ही जगह पर दिख जाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो कई सारे वृक्ष एक समान दिख रहे हैं। अब मैं इन सभी वृक्षों में से उस चमत्कारी वृक्ष को कैसे ढूंढकर निकालूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिर किशन अपनी चारों ओर देखकर उस चमत्कारी वृक्ष को पहचानने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो चमत्कारी वृक्ष उसके सामने प्रकट होता है। वो वृक्ष अपनी आंखें बंद करके अपनी तपश्चर्या कर रहा था। अरे हाँ, यह वही चमत्कारी वृक्ष है जिसे तलाशते मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो ये चमत्कारी वृक्ष मुझे मिल गया। अब मुझे मेरी सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। मन ही मन में किशन बहुत खुश था कि उसे वो चमत्कारी वृक्ष मिल गया। सभी समस्याओं का समाधान करने वाले चमत्कारी वृक्ष को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हे चमत्कारी वृक्ष, मैं बहुत दूर से बड़ी आस लेकर आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर दे दीजिए और सारी समस्याओं का समाधान करें। किशन की आवाज सुनकर उस चमत्कारी वृक्ष ने अपनी आंखें खोल दी, परंतु किशन को वहां पर देखकर वो वृक्ष नाराज होता है। हे युवक, कौन हो तुम? और तुमने मेरी तपस्या में विघ्न क्यों डाला? क्या चाहते हो तुम मुझसे? अरे चमत्कारी वृक्ष, मैं यहाँ आपके पास मेरे साथ अन्य लोगों की समस्या का समाधान प्राप्त करने आया हूँ। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान करते हो। तुमने सही जानकारी हासिल की है, परंतु मैं सभी सवालों का जवाब नहीं देता। मैं तो सिर्फ एक समय में 3 सवालों का उत्तर देता हूँ। तुम तो जानते ही होंगे कि मैं सभी को नहीं दिखता। अगर तुम मुझे देख सकते हो तो इसका मतलब तुम यहाँ दूसरों की मदद करने के लिए भी आए हो। लेकिन तुम्हारे प्रश्न तो 4 है। कोई बात नहीं है वृक्ष देवता, मेरे प्रश्न तो 4 है, लेकिन आप केवल 3 प्रश्न के उत्तर देना चाहते हो तो मैं उन 3 लोगों के ही प्रश्न पूछूंगा जिन्होंने मुझे
आप तक पहुंचने में मेरी समय समय पर मदद की है, वो लोग तो काफी अच्छे हैं। कृपया आप उन्हीं की समस्याएं सुनिए और समाधान कीजिए। फिर किशन ने उस चमत्कारी वृक्ष से उन 3 लोगों के ही सवाल पूछे जिन्होंने उसे उस वृक्ष तक पहुंचने में मदद की थी। द्वारका, बूढ़े दादाजी और सर्प साम्राज्ञी। फिर किशन की सारी बातें उस वृक्ष ने सुन ली और बदले में उसे जवाब दिया, शाबाश युवक, शाबाश। मैं तो तुम्हारे जैसे ही निस्वार्थ व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा था, जो दूसरों की भलाई के लिए अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। तुम्हारे जैसे निस्वार्थ व्यक्ति की वजह से मुझे अपने श्राप से मुक्ति मिल सकती है। क्या आपको भी किसी ने श्राप दिया है? इसका मतलब आप वृक्ष तो नहीं हो। क्या आप भी हमारे जैसे इंसान ही है? निश्चित रूप से युवक, मैं एक ऋषि हूँ। दरअसल मेरे गुरु ने लोगों की समस्या दूर करने की एक चमत्कारी शक्ति दी थी, लेकिन मैंने अपने गुरु के वरदान का दुरुपयोग किया। इस बात पर मेरे गुरु ने क्रोध में आकर एक वृक्ष बनकर इस जंगल में रहने का श्राप मुझे दिया था। उसी समय से मैं वृक्ष बनकर रह रहा हूँ। ये तो बड़े ही दुख की बात है। वृक्ष देवता, क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है? है ना? जब मैंने उस बात का पश्चाताप करके अपने मन से माफी मांगकर पूछा कि मैं इस श्राप से कब मुक्त हो सकता हूँ, तब उन्होंने कहा, जब मैं अपनी शक्ति का सही उपयोग करके 3 अलग अलग लोगों की उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद कर सकूं, तो मैं वृक्ष से पुनः इंसान बन जाऊंगा। मुझे यकीन है कि आपके पास बहुत सारे लोग आए होंगे, तो फिर आपने उनकी मदद क्यों नहीं की? हाँ, आए तो बहुत सारे लोग, परंतु तुम्हारी तरह वो लोग दूसरों की मदद करने के हेतु नहीं आए थे। वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आए थे, इसीलिए मैंने उनकी मदद नहीं की। यही एक कारण है मैं जल्दी लोगों की मदद नहीं करता। तो फिर आप मेरी मदद क्यों करना चाहते हो? इसका कारण यही है कि तुमने अपनी समस्याओं को बाजू में रखकर निस्वार्थ रूप से बाकी 3 लोगों की समस्याओं को दूर करने का फैसला किया है। इसीलिए मैं अगर तुम जैसे उदार व्यक्ति की सहायता करूं और 3 अलग अलग प्रश्नों के उत्तर दूं, तो मैं इस श्राप से मुक्त हो सकता हूँ। पर इसे तुम्हें भी जरूर लाभ होगा। याद रखो, कर भला तो होगा भला। धन्यवाद वृक्ष देवता। क्या आप मेरे बाकी 3 प्रश्न का उत्तर देंगे? हे युवक, मैं जरूर उत्तर दूंगा, अगर मेरे तीनों जवाबों को उन तीनों तक पहुंचाते हो तो, और उनकी समस्याओं को हल करने में उनकी मदद करते हो, तो मुझे भी इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इस तरह से तुम भी मेरी काफी मदद कर सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुरंत ही वो चमत्कारी वृक्ष किशन को बाकी 3 समस्याओं का समाधान बता देता है। किशन ने हाथ जोड़कर उस वृक्ष देव का आभार व्यक्त किया। फिर किशन उन 3 समस्याओं का समाधान लेकर खुशी खुशी वापस लौटता है।